मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर 3 है। इसमें कल हम आपको आधुनिक उद्योग के विकास के प्रभाव तक बता दिए थे। नेक्स्ट है आपका सूती वस्त्र उद्योग, एक प्रतीक अध्ययन। वस्त्रोद्योग भारत में लगभग भारतीय सभ्यता में 3000 वर्षों से है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के उत्खननों से उनके उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक अवशेषों में कपास से, हड़प्पा संस्कृति से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में जो प्रयुक्त उपकरण लगते हैं वो सब उनके अवशेष मिले हैं। सूत्री वस्त्र के टुकड़े तथा सुइयां प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त मूर्तियों के अवशेष से पता चलता है कि उस समय वस्त्र सिले नहीं जाते थे। उनके डिजाइनों से कढ़ाई या ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग सिद्ध होता है। ऋग्वेद, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मुनि के कानूनों में वस्त्रों की तकनीक तथा बुनकरों की श्रेणियों के बारे में वर्णन मिलते हैं, जो यह सूचित करते हैं कि उस काल में लोगों को वस्त्रों की पर्याप्त जानकारी थी। मतलब अपने हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वस्त्र जो है कई दिन पहले से है। मतलब भारत में जैसे आप लोगों ने देखा, सिंधु सभ्यता से सुई का टुकड़ा मिला और कुछ कपड़े मिले। लेकिन हाँ, जैसे अभी है क्या, ड्रेस को डिजाइन किया जाता है, सिला जाता है। उस समय ये सिलाई नहीं होता था। अजंता की गुफा चित्रों में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 5वीं शताब्दी मतलब से 5वीं शताब्दी से सैकड़ों वर्षों पूर्व पहले नहीं 5वीं शताब्दी से सैकड़ों वर्षों पूर्व पहने जाने वाले वस्त्रों की उत्कृष्टता तथा विविधता के प्रमाण मिले हैं। मतलब ये प्रमाण मिला है कि पहले वस्त्र हुआ करते थे। इनसे सूचित होता है कि उत्तम मलमल पर सजावटी डिजाइन, जरी का काम, कढ़ाई तथा बंदेज के काम भारतीय समाज में पहले ही प्रचलित थे। भारतीय वस्त्रों के रंग पक्के होते थे, अतः 19वीं शताब्दी तक अफ्रीका, एशिया तथा यूरोप में इसकी बहुत मांग थी। यहाँ के जो वस्त्र होते थे उनका कलर नहीं जाता था। जैसे आजकल कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें कलर मिक्स किया जाता है। पहले जो भारत में कपड़े बनते थे उसका क्या होता था कि कलर पक्का होता था, मतलब कलर नहीं जाता था। और इसका अफ्रीका, एशिया तथा यूरोप में बहुत मांग थी। भारत के संपूर्ण इतिहास के दौरान अनेक लोगों के समूह भारतीय उपमहाद्वीपों की ओर प्रयाण करते रहे हैं तथा उन्होंने भारतीय संस्कृति के विकास को भी प्रभावित किया है। आज के लगभग 1000 वर्ष पूर्व मुसलमान समूहों के स्थानांतरण उल्लेखनीय रूप से प्रारंभ हुए, जिन्होंने भारत की वस्त्र परंपरा को बहुत अधिक प्रभावित किया। इनमें से अनेक वर्ग मध्य एशिया से आए। मतलब भारत के संपूर्ण इतिहास के दौरान, मतलब पूरा इतिहास जो है उसमें भारत के उपमहाद्वीप की ओर तो दौरान अनेक लोग जो है भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आए। उन्होंने भारतीय संस्कृति के विकास को जो था प्रभावित किया। और 1000 वर्ष पूर्व मुसलमान समूह भी स्थानांतरित किए, जैसे मुगल शासक था, उन्हें वस्त्र परंपरा को बहुत प्रभावित किया। उनमें से अनेक वर्ग मध्य एशिया से आए, जहां ठंडी जलवायु पाई जाती थी। ऐसे मध्य एशिया के लोग आए जहां क्या था, ठंडी जलवायु था। वो अपने साथ वस्त्र परंपरा को भी साथ लाए, वस्त्र और वेशभूषा को परंपरा को साथ लाए। उनके सिले हुए वस्त्रों को विशेष प्रकार के हल्के वस्त्र की आवश्यकता होती थी, जो भारत की ग्रीष्म ऋतु में ठंडे रह सके। बंगाल की अति उत्तम महीन मलमल जामदानी ऊपरी वस्त्र के लिए प्रयुक्त होने लगी। मुगलों ने टेक्सटाइल का प्रयोग दरबारी जीवन के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करने के लिए किया। दरबार तथा शाही परिवार के लिए विभिन्न प्रकार के विलासितापूर्ण वस्त्रों की आवश्यकता थी, जिसके कारण शाही कारखानों में कारीगरों की संरक्षण देने का विस्तार किया गया। अनेक फारसी, ईरानी शिल्पकारों ने भी भारत में प्रवेश किया, जिन्होंने नई तकनीकों का मिश्रण किया, जिससे मशरू नामक अलेपो वस्त्र का प्रारंभ हुआ। इसमें पढ़े कि भारत में वस्त्र परंपरा का कब से आरंभ हुआ, कब प्रभावित किया। जब मध्य एशिया से कुछ लोग आए, वहाँ ठंडी जलवायु पाई जाती है। ठंडी जलवायु में कैसे लोग कपड़े पहनते हैं, उसके बाद वो यहाँ आए। यहाँ पे क्या था, गर्मी था, तो गर्मी में कौन से कपड़े पहनेंगे जो ज्यादा गर्मी ना लगे। अब ठंडी, जैसे आप स्वेटर पहन लीजिएगा गर्मी के दिनों में,
तो उसके लिए क्या हुआ, तो वो जामदानी वस्त्र पहनने लगे, जामदानी ऊपरी वस्त्र प्रयुक्त करने लगे। और मुगल ने टेक्सटाइल का प्रयोग दरबार के जीवन में भी करने लगे। जैसे आप लोग देखे होंगे कि सीरियल्स में भी जो मुगलों का दिखाया जाता है तो उनका वस्त्र जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, पर्दे सब के रूप में किए जाने लगे घर को ढकने के लिए, ये सब है। तो फारसी शिल्पकार आए, भारत में प्रवेश किया, तो उनके पास क्या था, नई नई तकनीक था, जिन्होंने मिश्रण करके मसरू नामक अलेपो वस्त्र का प्रारंभ किया। यूरोपियनों के आगमन से भारतीय वस्त्रों की शब्दावलियां जैसे बांधना, कैलिको, कश्मीर, चिंज, डुगरी, खाकी, मलमल, पायजामा, शॉल इत्यादि का प्रयोग इंग्लिश तथा यूरोपीय भाषाओं में भी प्रयोग होने लगा। ब्रिटिश लोगों ने जब उपमहाद्वीपों के एक बड़े भाग पर राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली तथा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सस्ते वस्त्रों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध हो गया, तो भारतीय वस्त्र उद्योग को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। भारतीय कपास इंग्लैंड के वस्त्रोद्योग के लिए आयात की जाने लगी तथा तैयार वस्त्र भारत को निर्यात किया जाने लगा। भारत में सूती वस्त्र के श्रमिकों का परंपरागत रोजगार छिन गया। जैसे कि इससे पहले भी हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताए थे कि भारत में क्या हुआ कि कच्चा माल बाहर जाने लगा और वहां से बने हुए वस्त्र आने लगे, जिसके कारण से यहाँ के कारीगर क्या करने लगे, वो खेती करना शुरू कर दिया। वो अपना अंगूठा काट लेते थे कि ना वो उनको वस्त्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ कि उनको कर देना पड़ता था, बहुत ज़्यादा पैसे लगने लगे, मतलब जितना वो कपड़ा बनाने में खर्च नहीं होता था उससे ज़्यादा उससे वसूल कर लिया जाता था। और सूती वस्त्र के श्रमिक जितने भी लेबर थे उनका क्या हुआ, रोजगार छिन गया, क्योंकि ये काम कौन करने लगा, मशीन करने लगा। सन 1860 ईस्वी तक मुंबई एवं अहमदाबाद में सूती वस्त्रों के अनेक कारखाने स्थापित हो गए। 1860 ईस्वी में क्या हुआ, मुंबई और अहमदाबाद में सूती वस्त्र का कारखाने लगे, जिन्होंने बड़े पैमाने पर विनिर्माण का आधार प्रदान किया। कारीगर इस सस्ते मशीन निर्मित वस्त्र पर तकनीकों का प्रयोग कर सकते थे, अतः ब्लॉक प्रिंटिंग, कढ़ाई, डॉट एंड डॉट, बंदिश तथा ऐसी ही शिल्पों का पुनर्विकास हुआ। मतलब कारखाना लगने से क्या हुआ, वहां पे मशीन आया, मशीन से कुछ अलग प्रकार के वस्त्रों का बुनाई किया जाने लगा, जिसमें प्रिंटिंग भी हुआ। वस्त्र ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्त्र ने कैसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो अब आगे देखते हैं। अहमदाबाद तथा मुंबई कारखाना मालिकों ने महात्मा गांधी को वित्तीय सहायता द्वारा समर्थन प्रदान किया, जबकि गांधी जी ने हस्त निर्मित सूती धागे का वकालत की, जो गांधी जी चरखा चलाते थे, जो ग्रामीण लोगों के लिए अतिरिक्त आय का साधन तथा नगरीय मध्य वर्ग एवं कुलीन वर्ग के लिए ग्रामीण समूहों एवं कारीगरों के पहचान बनाने का साधन था। गांधी जी ने क्या किया, चरखा से सूत काटना शुरू किया, जिससे कि ग्रामीण लोगों को भी कुछ हेल्प मिला। स्वतंत्रता के पश्चात वस्त्र के आयात पर भारी टटकर लगा दिए गए। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि आयात पर भारी टटकर लगा दिया गया। वस्त्र क्षेत्र भारतीय श्रम द्वारा द्वितीय सबसे बड़ा नियोक्ता है। सरकार ने अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, केंद्रीय सिल्क बोर्ड तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के बाद शीघ्र ही की। जब देश आजाद हुआ तो वहां से जब इंग्लैंड से कपड़े बन के आते थे उस पर क्या हुआ, टटकर ज्यादा लगा दिया, क्योंकि एरोप्लेन तो था नहीं उस समय, क्या था कि जहाज से ही सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था। इसलिए भारतीय सरकार ने क्या किया, हस्तशिल्प बोर्ड, केंद्रीय सिल्क बोर्ड और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की। ये क्या था, पहली पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना होता है जो भारत आजाद होने के बाद 5-5 वर्ष में क्या होना चाहिए वो होता। भारत का वस्त्रोद्योग तकनीकी टेक्सटाइल नामक एक नए गैर वस्त्र अनुप्रयोग के रूप में एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा था। वस्त्रों का उपयोग कम चादरें, बेड कवर, फिल्टर, फर्नीचर, पर्दे, कमरे के अन्य साजों सामानों आदि अनेक रूप में किया जा रहा था।
हस्त निर्मित वस्त्रों की जैसी विविधता तथा प्रचुरता भारत में पाई जाती है, वैसे विश्व में अन्यत्र नहीं मिलती है। जैसे कपड़े का उपयोग सिर्फ कपड़ा वस्त्र पहनने में ही नहीं, बल्कि चादर, बेड कवर, इन सब के रूप में भी किया जाने लगा। हस्त निर्मित वस्त्रों की विविधता जितनी भारत में थी, उतना किसी भी देश में, मतलब विश्व में नहीं थी। भारत में वस्त्रोत्पादन तकनीकें। भारतीय वस्त्रोत्पादन में सूती, रेशमी तथा ऊनी 3 प्रकार के प्राथमिक रेशे प्रयुक्त किए जाते हैं। अभी भी हम लोग देखते हैं जो कपड़े पहनते हैं उसमें सूती, रेशमी तथा ऊनी 3 प्राथमिक रेशे प्रयुक्त होते हैं। भारतीय वस्त्रोद्योग में विविध प्रकार के सजावटी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है बुनाई प्रक्रिया के अंग के रूप में सजावट के कार्य, बुनके जो होता है। दूसरा है बुनाई के बाद सजावट कार्य। पहले होता है बुनाई प्रक्रिया में जब हम लोग बुनते हैं किसी चीज को धागे से, जैसे आप लोग टेक्सटाइल में देखे होंगे कि घर में बहुत सारे कपड़े होते हैं, उनका डिजाइन अलग अलग होता है, उसका कैसे हुआ। फिर बुनाई के बाद सजावट का कार्य क्या होता है, जैसे बुनाई किया जाता है तो उसके बाद उसको सजावट में, जैसे कढ़ाई, उसके ऊपर क्या किया जाता है, कढ़ाई किया जाता है। और उसका मतलब कपड़े का बहुत ही, जैसे चिकन की कढ़ाई लखनऊ की विशेषता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बुनाई प्रक्रिया के अंग के रूप में सजावट कार्य। बुनाई प्रक्रिया में वस्त्र के डिजाइन पहला था अतिरिक्त बाना प्रयोग कर, धागे को मोड़कर तथा अतिरिक्त बाने का प्रयोग करके विशिष्ट पैटर्न द्वारा बनाए जाते थे। ये कहाँ होता था, तो हिमरू औरंगाबाद की एक विशिष्ट है, जिसमें रेशम के धागे, सूती या ऊनी धागे का मिश्रण करके अति विशिष्ट गुणवत्ता वाले वस्त्र तैयार किए जाते थे। इसमें क्या है कि बुनाई में 2 अलग अलग प्रकार के धागों को लेकर के भी किया जाता था। इसमें जो है जामदानी क्या है, तो मुगल काल में ही बंगाल तथा बांग्लादेश की एक विशिष्ट रही है। और बालूचेरी क्या है, साड़ियों पर भारतीय तथा यूरोपीय चित्रों के कथानक तथा डिजाइन अंकित होते थे। मतलब जैसे किसी भी कपड़े पे अगर कोई डिजाइन अंकित कर देते हैं, जैसे अगर एग्जांपल वाइज दिया जाए तो रामायण या महाभारत का कोई भी चित्र, तो उसी तरह भारत तथा यूरोपीय चित्रों का कथा जो होता है उसको डिजाइन अंकित कर दिया जाता था। ब्रोकेट के विपर्यास में इकात वस्त्रों को दोनों ओर से प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि इस धागे के पहले से ही रंगा होता है, जिसमें डिजाइन कपड़ों के साथ बुना जाता है। आंध्र प्रदेश में पीचमपल्ली तथा उड़ीसा में संबलपुरी के इकहरे इकात वस्त्र तैयार किए जाते हैं। पाटन गुजरात में दोहरे इकात का प्रयोग करके पटोला साड़ियाँ बनाई जाती हैं। जैसे कुछ जो होते हैं एक धागा का साड़ी होता है जो हल्का पतला होता है, और कुछ जगह जो है थोड़ा पटोला साड़ी जो होता है ये क्या होता है, हल्का मोटा होता है। ये गुजरात में दोहरे इकात से करके प्रयोग करके बनाया जाता है। बुनाई के बाद सजावट के कार्य। ब्लॉक प्रिंटिंग, कढ़ाई प्रिंटिंग तथा बंदेज वस्त्रों की प्रमुख धरातलीय सजावटी प्रक्रिया जो भारत में प्रचलित है। इनमें से कढ़ाई की शैलियाँ सर्वाधिक संख्या में मिलती है। चिकन की कढ़ाई लखनऊ की विशिष्ट है। गुजरात में वस्त्रों पर छोटे शीशे या कढ़ाई की जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि चिकन कपड़ा का तो पूरा मुलायम कपड़ा होता है, वो लखनऊ में होता है। गुजरात के वस्त्रों पर शीशा लगाया जाता है, छोटा छोटा शीशा लगाया जाता है, जिससे कि कपड़े देखने में सुंदर हो जाते हैं। बंगाल में कांथा साड़ियाँ दुपट्टों पर भी प्रयुक्त होती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में रुमाल, पंजाब की फुलकरी, गुजरात की मोचियारी कढ़ाई, दिल्ली की जरदोजी, कश्मीर की जमावार इत्यादि कढ़ाई की विशिष्ट तकनीकें हैं। मतलब कपड़े पे जो कढ़ाई की जाती है ये सब उनकी तकनीक है जो हमको बताए, ये सब यहाँ पे प्रचलित है। व्यापारिक वस्त्रों में ब्लॉक प्रिंटिंग की प्रधानता है। बंगाल कोरोमंडल तट तथा गुजरात में सूरत ब्लॉक प्रिंटिंग में प्रमुख केंद्र है। आधुनिक समय में सागनेर, बाड़मेर, बागड़ू भी ब्लॉक प्रिंटिंग के केंद्र के बड़े केंद्रों के रूप में उभरे हैं। पश्चिमी राजस्थान में अजरक तथा गुजरात में कच्छ ब्लॉक प्रिंटिंग की विशिष्ट शैलियां हैं। व्यापारिक वस्त्रों में कच्छ टाई एवं डाई में बंधनी तथा लहरिया गुजरात तथा राजस्थान का विशिष्ट है। टाई एंड डाई की सबसे प्रसिद्ध तकनीक घड़चोलू है, जिसमें सूती वस्त्रों पर जरी का काम तथा डिजाइन इत्यादि बनाए जाते हैं। बुनकर समुदाय, बुनकर जुलाहे प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तथा अपनी खंडियों पर कार्य करते हैं। ये प्रायः अशिक्षित तथा निर्धन होते हैं। ये लोग
चोलियों या ठेकेदारों से सूत लेकर ऑर्डर पर कपड़ा बुनते हैं, जिसके लिए वो नगद धनराशि मूल्य के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे एक होता है बड़ा बड़ा कंपनी होता है, ये बुनकर समुदाय जो जुलाहे होते हैं वो क्या है, वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। अभी भी शहर में जो प्रिंटिंग मतलब ये जो कपड़े का बुनाई होता है वो मशीनों के द्वारा होता है, और अभी भी जुलाहे लोग जो हैं वो गांव में खंडियों पर काम करते हैं, जिसमें जैसे इसमें लगा है कि वो ठेकेदार से वाकई में अभी भी सूत लेकर के वो बनाते हैं और धनराशि प्राप्त करते हैं। ये आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर बहुत जल्द आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू।